हेलो बच्चों, आज इंटरमीडिएट ट्वेल्थ की फ़िज़िक्स में हम जो है इंटरमीडिएट ट्वेल्थ की फ़िज़िक्स में आज जो नाभिक वाला लेसन था, ठीक है, उसके आगे के टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। ठीक, परमाणु के लेसन में जिसमें बोर के परमाणु मॉडल को पढ़ाया गया था पिछले लेक्चर में, आज उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। पिछले लेक्चर में मैंने आपको हाइड्रोजन बोर त्रिज्या निकलवाई थी, ठीक है, बोर त्रिज्या निकलवाई थी। उसी लेक्चर में आगे स्टार्ट करेंगे आज हम इलेक्ट्रॉनों की चाल, ठीक है, स्थायी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की चाल। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्थायी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की चाल, देखिए हेडिंग है स्थायी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की चाल। ठीक, देखिए चूंकि आप जानते हैं कि स्थायी कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉनों का कोणीय संवेग होता है, स्थायी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों का कोणीय संवेग, इलेक्ट्रॉनों का कोणीय संवेग कितना होता है? देखिए ये होता है आपका mvr mv/rn इज इक्वल टू nh अपान कितना 2 पाई। ये होता है आपका। यहाँ से आपको vn का मान चाहिए, है ना, nवीं कक्षा में चाहिए, तो यहाँ से vn मान निकाल लीजिए। vn इज इक्वल टू ये हो जाएगा nh अपान 2 पाई, nh अपान 2 पाई, और साथ में m ये वाला, और साथ में ये आ गया rn। चूंकि आपने पढ़ रखा है Rn, पिछले लेक्चर में आपको बताया गया है Rn की वैल्यू होती है आपके पास एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, h स्क्वायर n स्क्वायर और कितना पाई ई स्क्वायर और कितना m स्क्वायर, ये सब होता है आपका। ठीक है, अब देखिए ये वैल्यू उठा के यहाँ पे रख लेंगे, सीधे सीधे यहाँ पर एक वैल्यू रख लेंगे। ठीक है, ये देखो यहाँ पर रखेंगे जब vn इज इक्वल टू ये आ जाएगा कितना आपका nh अपान 2 पाई m और rn। देखिए rn की वैल्यू रखेंगे तो ये आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर n स्क्वायर अपान में पाई ई स्क्वायर m स्क्वायर, है ना, ये आ जाएगा आपका। अब देखिए ये सारी वैल्यू आपकी पाई से पाई क्या हो गया, कैंसिल हो गया, एक m से m कैंसिल हो गया, ठीक है, और कुछ कैंसिल हुआ नहीं, हाँ, एक n से n कैंसिल हो गया, ये पलट जाएगा। तो आपका देखो vn इज इक्वल टू आ जाएगा सीधे सीधे, ये हो जाएगा m e स्क्वायर h, और बटे में क्या आ जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट है h स्क्वायर और क्या n, यहाँ पर एक h से h भी कैंसिल हो गया, सीधे सीधे बचा क्या आपका vn इज इक्वल टू m e स्क्वायर बटे में 2 एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर और कितना n, ये आपका बचा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से जब हम वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, ये vn की वैल्यू हो गई आपकी, ये सब आपकी vn की वैल्यू हो गई। ठीक है, यहाँ पर देखो rn में यहाँ पर z भी होता है नीचे, तो ये z नीचे आएगा तो z पलट के कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ये z आ जाएगा तो ये z हो गया। ठीक है, तो आ गई vn की वैल्यू, vn की वैल्यू आ जाएगी m e स्क्वायर, ठीक है, कितना आ जाएगा आपका m e स्क्वायर, ओके m कटना चाहिए आपका, एक मिनट, 2 पाई m एप्सिलॉन नॉट, rn की वैल्यू होती है आपके पास एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर n स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर n स्क्वायर पाई ई स्क्वायर m होती है, यहाँ पे स्क्वायर नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है आपका ई स्क्वायर m होता है, ठीक, ई स्क्वायर क्या होता है m, ठीक है, z हो जाएगा आपका। अब देखिए यहाँ से अगर देखें तो ये वैल्यू मैं अगर यहाँ पर देखूँ तो m से m स्क्वायर ही है, तो m से m क्या हो गया कैंसिल, भाई m से m क्या हो गया कैंसिल, देखो कहाँ पे है m, ये वाला m कैंसिल हो गया, तो ये वाला m बिगड़ जाएगा, तो यहाँ से m हट जाएगा और ये हो जाएगा z। हाँ देखिए फार्मूला बन गया आपका एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर z टू एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर और कितना n, ठीक है, ये आ गया आपका। अब देखो हाइड्रोजन परमाणु के लिए ये बेसिक हो गया, बेसिक फार्मूला आपका। अगर आप हाइड्रोजन परमाणु के लिए लें, ठीक है, हाइड्रोजन परमाणु के लिए z का मान क्या होता है बोलिए, z का मान होता है 1, ठीक, तो ये हो जाएगा vn इज इक्वल टू ई स्क्वायर बटे 2 एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर और इंटू n। ठीक, यहाँ से एक रिलेशन भी निकाल सकते हैं कि nवीं कक्षा की जो चाल होती है, nवीं कक्षा की जो चाल होती है vn, ठीक है, जो nवीं कक्षा की चाल vn होती है वो क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके 1/n के।
मतलब जैसे जैसे क्वांटम नंबर बढ़ेगा चाल क्या होगी, कम होगी। मतलब नाभिक के पास वाला जो इलेक्ट्रॉन होता है, नाभिक के जो पास इलेक्ट्रॉन होता है कक्षा में होता है, वो ज़्यादा तेज़ घूमता है। उससे दूर जैसे जैसे जाते हैं, ठीक है, वो वैसे ही वैसे क्या करता है, वैसे वैसे जो है उसकी चाल जो है वो क्या करती है, बढ़ती जाती है। बातें समझ में आई, ठीक है। ये सीधे से सोलर सिस्टम वाला सिस्टम है। जो सूर्य के पास जो ग्रह होते हैं उनकी चाल तेज होती है, ठीक है, फर्स्ट ईयर में पढ़ाया गया। और जो दूर होते हैं उनकी चाल क्या होती है, धीमी होती है, ठीक। तो सीधे से ये आपका हो गया 9वीं कक्षा में जो है चाल, ठीक। अब निकालेंगे स्थायी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग, ठीक है। चलिए देखिए, स्क्रीनशॉट ले लिया। अब चलते हैं स्थायी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, ठीक। स्थायी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इसका डेरिवेशन आपसे पूछा जा सकता है, बाकी तो सबके फार्मूले याद होने चाहिए, ठीक है। इसका देखिए, स्थायी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा। चलिए वह देखिए, किसी भी चीज़ में ऊर्जा दो प्रकार की होती है, ठीक है। तो पहले गतिज ऊर्जा निकालेंगे, फिर स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे। ऊर्जा दो प्रकार की होती है किसी भी चीज़ में। तो पहले गतिज ऊर्जा की बात करते हैं। देखो, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, स्थायी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा। चलिए देखिए, गतिज ऊर्जा की बात करें तो क्या होता है, अभी मैंने बताया, मतलब आपको पता है K इक्वल टू क्या होता है, हाफ m, साथ में क्या होता है Vn स्क्वायर, है ना। चूंकि अभी मैंने Vn आपको निकलवाया है, ठीक है। देखो Vn की वैल्यू कितनी निकलवाई है, चूंकि Vn इज इक्वल टू आपने पढ़ रखा है ई स्क्वायर जेड बटे 2 एप्सिलॉन नॉट साथ में h इंटू एन। ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, ठीक है। Vn की वैल्यू निकाल देंगे, रख देंगे। तो ये हो जाएगा कितना आपका K इज इक्वल टू हाफ m है। Vn का मान कितना हो जाएगा आपका ई स्क्वायर जेड बटे में कितना 2 एप्सिलॉन नॉट h और n का होल स्क्वायर। इसका वर्क करेंगे तो K इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ m ई की घात 4 साथ में जेड स्क्वायर बटे 4, यहाँ एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर और कितना n स्क्वायर। और लिखेंगे तो इसको लिख लेंगे K इज इक्वल टू m ई की पावर 4 जेड स्क्वायर बटे 4 दूनी 8 और साथ में ये एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर और कितना n स्क्वायर। ये हो गई काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। स्थायी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला ये हो गया, ठीक है। अब स्थितिज ऊर्जा निकालते हैं, ठीक है। देखिए, स्थायी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा, ठीक। स्थायी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा। चलिए देखते हैं स्थायी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा क्या फार्मूला क्या होता है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आपने पढ़ रखा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ाया गया है, U इज इक्वल टू क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। तो अगर मान लो यहाँ पर कोई हाइड्रोजन परमाणु है, जैसे नाभिक है, तो इसका परमाणु क्रमांक कितना है, जड़ी है। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है ना, E, तो Q1 का मान जड़ी और फिर कितना हो जाएगा E स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर वैल्यू रख लेंगे तो U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 की जगह पर जड़ी इंटू ई, माइनस का निगेटिव है ना, तो आपको इलेक्ट्रॉन क्या पॉजिटिव रखना पड़ेगा माइनस का। भाई देखो, जब ऊर्जा लेते हैं, कार्य लेते हैं, तो वहाँ पर Q1 अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव और निगेटिव है तो निगेटिव, तो ई वाला निगेटिव है तो इसको निगेटिव बाहर कर लिया, ठीक है। और बटे में RN है ना, ये होता है फार्मूला। भाई RN स्क्वायर नहीं होता, RN होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई RN। अब चूंकि RN की वैल्यू भी आपको पता है, पढ़ रखे हैं आप, ठीक, तो रख लेते हैं यहाँ पर। देखिए, चूंकि RN इज इक्वल टू आपको पता है एप्सिलॉन नॉट होता है, h स्क्वायर होता है, n स्क्वायर होता है, बटे में पाई होता है, फिर क्या होता है E स्क्वायर m और क्या होता है Z होता है। वैल्यू सारी यहाँ पे रखेंगे RN की, ठीक। तो चलिए देखिए, RN की वैल्यू निकाल रख लेते हैं। ये हो जाएगा आपका U इज इक्वल टू कितना, माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर बटे RN का मान कितना है एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर n स्क्वायर बटे पाई एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर और कितना m स्क्वायर है। अब देखिए, जो कट रहा है काट दीजिए। चल देखते हैं क्या क्या कट रहा है। देखो, पाई से सॉरी 4 ये नहीं, पाई से पाई कैंसिल हो गया है, पाई से पाई कैंसिल हो गया, और क्या बचा आपका m स्क्वायर है ना ये, और तो कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो देखो u इज इक्वल टू माइनस का, बाकी सब ऊपर गया है, एक एप्सिलॉन से एप्सिलॉन कट गया, ये वाला ये चला गया ऊपर, तो ये बच गया आपका कितना एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर
हाँ, एप्सिलॉन नॉट और कितना ई स्क्वायर और एम स्क्वायर, है ना। एप्सिलॉन नॉट देखो, एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर और कितना एम स्क्वायर। एक सेकेंड, आपने जेड ई स्क्वायर हो गया, आर एन की वैल्यू क्या रखी है आपने एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर और कितना एम स्क्वायर नहीं एम जेड है, सॉरी ये क्या है एम जेड स्क्वायर नहीं एम जेड है, ठीक है। तो ये जरा ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा केवल एम हो जाएगा। पलट दीजिए, देखिए एप्सिलॉन नॉट ऊपर गया, एम गया और क्या गया जेड गया, और इस आपका ये वाला जेड जाएगा तो ये कितना हो जाएगा जेड स्क्वायर हो जाएगा ना, ऊपर जाएगा तो एक जेड पहले से है तो ई की पावर 4 हो गया एम और कितना जेड स्क्वायर, बटे में देखो कितना बचा 4 एप्सिलॉन नॉट का गुणा एप्सिलॉन नॉट से होगा, ठीक है। तो 4 कितना हो जाएगा आपका भाई, देखो ये वाला एप्सिलॉन नॉट कट गया ना, एक सेकेंड, एक एप्सिलॉन नॉट तो कटा एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर और एप्सिलॉन नॉट, है ना। एक सेकेंड, इसका मान आना चाहिए एम ई की पावर 4 जेड स्क्वायर 8 एप्सिलॉन नॉट। देखो ये एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर नीचे आना चाहिए, कुछ वैल्यू रखने में गलती हो रही है, ठीक। फिर से एक बार रखते हैं, देखिए अगर वैल्यू इसमें फिर से रखेंगे तो क्या आ जाएगा, यू एन की वैल्यू है ना माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड स्क्वायर, ऊपर हो जाएगा कितना जेड स्क्वायर ऑलरेडी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा आर एन की वैल्यू जब रखेंगे तो एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर, आर एन की वैल्यू है एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर एन स्क्वायर और एन, एक सेकेंड, आर एन की वैल्यू, आर एन की वैल्यू, आर एन की जो वैल्यू आई है वो आई है क्या एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट कितना है एच स्क्वायर और फिर कितना है एन स्क्वायर बटे में पाई ई स्क्वायर, पाई ई स्क्वायर और एम, पाई ई स्क्वायर एम, यहाँ पे वैल्यू गलत लिखी, ये ई स्क्वायर है और एम है और इंटू जेड है, ठीक है। ई स्क्वायर एम इंटू जेड, ये ई स्क्वायर लिखा है, यही गलती हो रही थी, ठीक है। ये क्या है ई स्क्वायर। अब देखिए ज़रा फिर से यहाँ पे फिर से कैलकुलेशन कर लीजिए, तो देखिए ये एप्सिलॉन नॉट अब कटेगा नहीं सीधे से, ये एप्सिलॉन नॉट आपका अब नहीं कटेगा, ठीक है। तो अब देखो क्या क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा माइनस का ये सब ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा ई स्क्वायर, देखो एम हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा ई स्क्वायर स्क्वायर मिलके ई की घात 4 हो जाएगा, साथ में हो जाएगा आपका जेड और जेड मिलके कितना हो जाएगा जेड स्क्वायर, एम ई की घात 4 जेड स्क्वायर और बटे में ये क्या हो जाएगा आपका 4, साथ में एप्सिलॉन नॉट का गुणा एप्सिलॉन नॉट से तो एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, ठीक है, और साथ में एच स्क्वायर भी है और ये हो जाएगा आपका एन स्क्वायर, ये हो गया यू, ठीक है। अतः कुल ऊर्जा, अतः कुल ऊर्जा, तो कुल ऊर्जा का फार्मूला होता है आपका ई बराबर ई एन इज इक्वल टू हो जाएगा आपका कितना के प्लस कितना यू, के का मान है आपके पास देखो एम ई की घात 4 और कितना जेड स्क्वायर बटे 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर और एच स्क्वायर और कितना एन स्क्वायर माइनस एम ई की घात 4 जेड स्क्वायर बटे 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर और कितना एन स्क्वायर। इसमें से देखो सब चीज़ तो कॉमन है पूरा, एम ई की पावर 4 जेड स्क्वायर बटे में एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर और कितना एन स्क्वायर, ब्रैकेट में 1/8 माइनस 1/4, इसको हल करेंगे 1/8 में से 1/4 निकालेंगे तो ई एन बराबर आ जाएगा माइनस बाहर, है ना। ये सब बचेगा वही एम ई की पावर 4 जेड स्क्वायर बटे एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर और कितना एन स्क्वायर, और ये बचा आपका यहाँ पर 4, ये आ गया आपका, ठीक है। ई एन की वैल्यू एम ई की पावर 4 जेड स्क्वायर और ये हो गया आपका, ठीक। अब जरा ध्यान देना, अब इसको मैं थोड़ा सा एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना जा रहा हूँ, रेडबर्ग कांस्टेंट के फॉर्म में, ठीक है। किसके फॉर्म में, रेडबर्ग कांस्टेंट के फॉर्म में लिखने जा रहा हूँ। चलिए देखिए कैसे लिख सकता हूँ, क्लियर है। अब यहाँ से एक रिजल्ट भी निकलेगा आपका, यहाँ पर एक रिजल्ट भी निकलेगा, देखो ये तो नॉर्मल ई एन का फार्मूला हो गया, ठीक। चूंकि ई एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा 1/n², ठीक। मतलब जैसे जैसे क्वांटम नंबर बढ़ेगा उसकी ऊर्जा जो है वो क्या पड़ेगी, कम पड़ेगी, है ना। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल तो क्या पड़ेगी, कम पड़ेगी, तो ई एन हो गया आपका। अब देखो अगर इसी समीकरण में हम एच सी से गुणा भाग करा लें ऊपर नीचे, ठीक है, क्या करें एच सी से गुणा भाग कर लें, ठीक। तो देखिए
HC से गुणा और भाग, गुणा व भाग करने पर, चलो भाई भाग कर दो, तो En इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, माइनस का ME की घात 4 और बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट H स्क्वायर और साथ में कितना N स्क्वायर, है ना, ये क्या हो जाएगा N स्क्वायर। अब देखो HC, देखो HC को ऐसे लिखो, ठीक, यहाँ पर लिखो HC और यहाँ पर देखो Z स्क्वायर बच गया था, इसको लिखो Z स्क्वायर और बटे ये हो जाएगा HC और ये कितना N स्क्वायर, ठीक। तो ज़रा देखो इस वाले H को तो इसके साथ जोड़ दो, ठीक, मतलब En इज इक्वल टू माइनस का ME, है ना, E की घात 4 और बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, साथ में कितना H स्क्वायर, है ना, H स्क्वायर नहीं H क्यूब इंटू कितना C, ये वाला इधर ले आओ। अब ये बचा आपका HC, है ना, HC और कितना Z स्क्वायर बटे में कितना N स्क्वायर। देखो ये इतना भाग होता है R, En इज इक्वल टू माइनस का RHC बटे कितना N स्क्वायर इंटू Z स्क्वायर, ठीक, जहाँ R जो है वो क्या है, रेडबर्ग कांस्टेंट है, क्या है, रेडबर्ग नियतांक है, ठीक, इसका मान अभी निकलवाते हैं कैसे होता है, ठीक, जहाँ R क्या है, रेडबर्ग नियतांक है, ये फार्मूला है। अगर हाइड्रोजन परमाणु के निकालना तो Z बराबर 1 रख लीजिए, हाइड्रोजन परमाणु के लिए निकल आएगा। तो NV कक्षा में RHC बटे कितना होता है N स्क्वायर, R रेडबर्ग कांस्टेंट है, H प्लांक कांस्टेंट है, C क्या है, प्रकाश की चाल है, N जो है कक्षाओं की संख्या है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने जो है ये स्थायी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा का सूत्र निकाल रखा है, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब स्क्रीनशॉट हो गया। अब देखो रेडबर्ग नियतांक का मान ज्ञात कर लीजिए, कैसे ज्ञात करेंगे देखते हैं। रेडबर्ग नियतांक R का मान जो निकाला है, जो माना है आप वही रखा रहने दीजिए। देखिए अभी इसको पूरा नहीं बिगाड़ेंगे। देखो रेडबर्ग नियतांक आपको फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, रेडबर्ग नियतांक, रेडबर्ग नियतांक इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक। देखो अभी अभी मैंने R को क्या माना है, यहाँ पर देख सकते हैं, ये देखो R को मैंने ये इतनी चीज़ों को R माना है, मतलब सीधे सीधे ME की पावर 4 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट H क्यूब और C, इतनी चीज़ों को मैंने क्या माना है, R माना है, ठीक है। इसी को रेडबर्ग कांस्टेंट कहते हैं। तो देखो मास, अब इसमें क्या क्या है, सब कुछ तो दिया गया है, सब चीज़ें कांस्टेंट है। मास हो गया 9.1 इंटू 10 की घात माइनस कितना है 31 किलोग्राम। ई का मान आपको पता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस कितना 19 किलोग्राम। पाई का मान होता है 3.14 और एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12 और एच का मान 6.64 इंटू 10 की पावर माइनस कितना 34 और सी का मान 3 गुणे 10 की घात 8। सारी वैल्यू उठा के रखो तो आर बराबर क्या हो जाएगा, एम का मान 9.1 गुणे 10 की घात माइनस कितना 31, ठीक है। ई का मान 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 की होल घात में कितना 4। टोटल अपान में 4 इंटू 3.14 एप्सिलॉन 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12 और एच का मान 6.64 इंटू 10 की पावर माइनस कितना 34 का होल क्यूब और सी का मान 3 गुणे 10 की घात 8। सब कुछ कैलकुलेशन करेंगे, जितना कुछ है ये सब कैलकुलेशन करेंगे तो आएगा 1.0, ठीक है, 1.097 गुणे 10 की घात 7 मीटर इनवर्स। ये रेडबर्ग कांस्टेंट है, इसको याद कर लीजिए, ठीक है। कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, याद कर लीजिए रेडबर्ग कांस्टेंट, ठीक। अब देखिए आगे रेडबर्ग कांस्टेंट के बाद अब जो है, अब देखेंगे उत्सर्जित विकिरणों की तरंगदैर्ध्य, उत्सर्जित विकिरणों की तरंगदैर्ध्य, हटा दें इसको सब। चलिए देखिए देखिए उत्सर्जित विकिरणों की तरंगदैर्ध्य, उत्सर्जित विकिरणों की तरंगदैर्ध्य, ठीक है। देखो बोहर ने अपनी तीसरी अपगृहित में क्या बताया था, बोहर ने कहा कि जब जो है किसी परमाणु को बाह्य स्रोत से ऊर्जा प्राप्त होती है, बोहर के अनुसार जब किसी परमाणु को बाह्य स्रोत से ऊर्जा क्या होती है प्राप्त होती है,
तो वह कोई इलेक्ट्रॉन जो है निम्न ऊर्जा स्तर की कक्षा को छोड़कर किसी उच्च ऊर्जा स्तर की कक्षा में क्या करता है, चला जाता है। वहाँ जो है 10⁻⁻8 सेकंड रुककर पुनः किसी निम्न ऊर्जा स्तर की कक्षा में क्या करता है, वापस लौट आता है। और वापस लौटते समय दोनों कक्षाओं की ऊर्जा के अंतर के बराबर की ऊर्जा को वैद्युत चुम्बकीय तरंग के रूप में क्या करता है, उत्सर्जित करता है। ठीक है, तो देखो इस कंसेप्ट के आधार पर डेल्टा ई का मान क्या होगा, डेल्टा ई बराबर क्या हो जाएगा, E2 माइनस कितना, E1, है ना। उच्च ऊर्जा स्तर की कक्षा E2 और निम्न ऊर्जा स्तर की कक्षा E1। तो देखो चूंकि अभी अभी मैंने पढ़ा है En इज इक्वल टू माइनस का RH बटे कितना n स्क्वायर, जेड स्क्वायर तो हाइड्रोजन के लिए था तो इसको छोड़ दीजिए। ठीक, तो यहाँ पर E2 बराबर क्या हो जाएगा, ऐसे वैल्यू रख लो सब। ठीक है, तो डेल्टा ई बराबर ये हो जाएगा आपका कितना, बोलो E2 का मान माइनस का RH बटे N2 का स्क्वायर, क्योंकि ऊपर सब कांस्टेंट है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर से हो जाएगा RH बटे N1 स्क्वायर। भाई E1 है तो N1 हो गया, बाकी सब कांस्टेंट है। तो देखो अगर मैं यहाँ से RH कॉमन कर लूँ तो बचा कितना, 1/N1 स्क्वायर, प्लस वाला पहले लिख लो, बाद में लिख लेते हैं 1/N2 स्क्वायर। ये हो गया डेल्टा ई। तो तरंगदैर्ध्य ज्ञात करनी, तो चूंकि डेल्टा ई बराबर क्या पढ़ा आपने, HC बाई लैम्डा पढ़ा ना, या एच न्यू पढ़ा है, या इसको लिख सकते हैं HC बाई लैम्डा, न्यू का मान C बाई लैम्डा होता है, रख सकते हैं। तो यहाँ से HC बाई क्या हो जाएगा, लैम्डा RH ब्रैकेट में 1/N1 स्क्वायर माइनस का कितना 1/N2 स्क्वायर। HC से HC कैंसिल, मतलब 1/लैम्डा इज इक्वल टू, यहाँ पर ब्रैकेट में आ जाएगा R ब्रैकेट में 1/N1 स्क्वायर माइनस का कितना 1/N2 का स्क्वायर। ये हो गई उत्सर्जित विकिरणों की तरंगदैर्ध्य। बातें समझ में आई, ये हो गई आपकी उत्सर्जित विकिरणों की तरंगदैर्ध्य। क्लियर है, सिंपल सा है। ठीक, नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए सभी लोग। चलिए देखिए, अब स्क्रीनशॉट हो गया तो आगे देखिए। अगला टॉपिक है आपका, नेक्स्ट टॉपिक है उत्सर्जन संक्रमण। ठीक है, देखो उत्सर्जन संक्रमण क्या होता है। देखो प्रायः सभी परमाणु जो है वो स्थायी अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है, सभी परमाणु जो होते हैं वो क्या होते हैं, स्थायी अवस्था में पाए जाते हैं, मतलब अपनी मूल ऊर्जा स्तर में। ठीक, जब उनको कहीं से बाहर से ऊर्जा मिल जाती है तो उसका जो परमाणु है वो क्या होती है, उत्तेजित अवस्था में आ जाते हैं। कैसे आ जाते हैं, उसका कोई इलेक्ट्रॉन अपनी निम्न ऊर्जा स्तर की कक्षा को छोड़कर किसी उच्च ऊर्जा स्तर की कक्षा में क्या करता है, चला जाता है, और वहाँ 10⁻⁸ सेकंड मतलब कुछ सेकंड रुककर पुनः क्या करता है, निम्न ऊर्जा स्तर की कक्षा में वापस लौट आता है। इसी घटना को हम क्या कहते हैं, उत्सर्जन संक्रमण कहते हैं। ठीक है, इसी घटना को हम क्या कहते हैं, उत्सर्जन संक्रमण कहते हैं। यह स्पेक्ट्रम जो है उत्सर्जन संक्रमण कहलाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं मान लूँ उत्सर्जन संक्रमण, देखो ये मूल ऊर्जा स्तर है, n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर कितना 4। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, ठीक है, और यहाँ भी आ सकता है, यही उत्सर्जन संक्रमण, या यहाँ से यहाँ आ सकता है, यहाँ से यहाँ आ सकता है। ठीक, मतलब ऐसे कई जगह से कई पोजीशन में आ सकता है। ठीक है, इसी घटना को कहते हैं हम क्या, उत्सर्जन संक्रमण। बातें समझ में आई। अवशोषण संक्रमण होता है दूसरा क्या होता है आपका, अवशोषण संक्रमण। ठीक, देखो जब कोई गामा फोटान जो है किसी गैसीय माध्यम से या किसी प्रकाशिक माध्यम से क्या करता है, गुजरता है। ठीक, तो माध्यम के कणों द्वारा उन फोटानों को अवशोषित कर लिया जाता है, जिसको अवशोषित कर वे इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करें, उत्तेजित अवस्था में आ जाए, मतलब वो अपनी मूल ऊर्जा स्तर की कक्षा को छोड़कर किसी उच्च ऊर्जा स्तर की कक्षा में क्या करें, चले जाएं। ठीक है, तो इस तरीके से निर्गत प्रकाश में जो माध्यम, प्रकाशीय माध्यम, उससे जो निर्गत प्रकाश में है उसके संगत तरंगदैर्ध्य जो होती है वो क्या होती है, अनुपस्थित होती है। ठीक है, इसको कहते हैं हम क्या, जो अनुपस्थित होती है इसी को कहते हैं हम क्या, अवशोषण संक्रमण। मतलब उस संगत के तरंगदैर्ध्य को क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, तो उसके संगत निर्गत प्रकाश में कोई भी तरंगदैर्ध्य प्राप्त नहीं होती है। ठीक है, तो हो गया आपका अवशोषण संक्रमण। ठीक है, आप शुरू करेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम श्रेणियाँ। ठीक है, क्या स्टार्ट करेंगे, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम श्रेणियाँ, और इस लेसन का शायद सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम श्रेणियाँ। चलिए देखते हैं, इसका चित्र बनेगा पहले। ठीक है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम श्रेणियाँ 5 प्रकार की श्रेणियाँ हैं। ठीक है, मैं सबके बारे में बात करूँगा। देखिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम श्रेणियाँ, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम श्रेणी। ठीक, इसकी भी खोज बोहर ने ही की थी। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम श्रेणी की खोज किसने की थी, बोहर ने। ठीक है, बोहर ने ही हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम श्रेणी के बारे की व्याख्या अच्छे से की थी। ठीक, इसमें सबसे पहली सीरीज आती है आपकी लाइमन सीरीज। सबसे पहली सीरीज कौन सी आती है, लाइमन सीरीज। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लाइमन सीरीज हेडिंग डालने से पहले मैं इसका चित्र बनाता हूँ। चलिए देखिए, ये ठीक है, n बराबर यहाँ पर लिखूंगा 1,
ये ऊर्जा स्तर थोड़ा सा ऊपर होता है, यहाँ पर लिखूंगा मैं n बराबर कितना 2, फिर थोड़ा पास पास n बराबर कितना 3, ठीक है, फिर लिखूंगा n बराबर कितना 4, ठीक, n बराबर 5, n बराबर 6, n बराबर 7, ठीक, ऐसे ऊपर की ओर बढ़ाते चले जाएंगे, ठीक है। ये हो गया आपका ऐसे, ठीक, ऐसे बढ़ाते आगे चले जाएंगे, ठीक है। अब देखो सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहली श्रेणी होती है लाइमन श्रेणी। सबसे पहली की श्रेणी कौन सी होती है, लाइमन श्रेणी, उसी के बारे में बात करने जा रहे हैं सबसे पहले सीरीज, ठीक है। लाइमन श्रेणी, लाइमन श्रेणी, चलिए देखिए लाइमन श्रेणी की मैं बात करूं तो लाइमन श्रेणी में क्या क्या होता है, चलिए देखिए। लाइमन श्रेणी में जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी भी उच्च ऊर्जा स्तर की कक्षा से मूल ऊर्जा स्तर n बराबर 1 में वापस आता है, ध्यान देना n बराबर 1 में वापस आता है, तो उसके संगत प्राप्त स्पेक्ट्रम जो है वो लाइमन श्रेणी के अंतर्गत आता है। समझ में आया कि नहीं आया, फिर से एक बार देखिए। जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी भी उच्च ऊर्जा स्तर की कक्षा, देखो इतनी सारी कक्षाएं बनी है, ठीक है, किसी भी उच्च ऊर्जा स्तर की कक्षा से अब मूल ऊर्जा स्तर n बराबर 1 में आता है, n बराबर क्या आता है 1 में आता है, ठीक है, तो जो है इसके संगत प्राप्त श्रेणी जो है वो किसके अंतर्गत आती है, लाइमन श्रेणी के अंतर्गत आती है, ठीक है। लाइमन श्रेणी जो है वो आपकी लाइमन श्रेणी है जिसकी तरंगदैर्घ्य जो मैं अभी निकलवाने जा रहा हूँ, ठीक है। लाइमन श्रेणी आपकी पराबैंगनी क्षेत्र में पड़ती है। चलिए देखिए लाइमन श्रेणी, मान लिया कोई इलेक्ट्रॉन जो है, देखो n1 बराबर n2 बराबर 2 से कहाँ वापस आता है, 1 में वापस आ सकता है ना। n2 बराबर भाई ये होगा मूल ऊर्जा स्तर, n1 बराबर 1, ठीक है। लाइमन श्रेणी के लिए n1 बराबर क्या हो गया 1, है ना, ये मूल श्रेणी मतलब आप सबके लिए होगा, ठीक। अब इसके बाद n2 ये हो सकता है ना, 2 3, देखो अगला होगा यहाँ से वापस आएगा 4, अब हो सकता है इलेक्ट्रॉन छठी कक्षा से वापस आए, ठीक, 1 2 3 4 5, फिर 6 और फिर कितना 7। देखो एक बार इलेक्ट्रॉन 2 से 1 में आया, फिर 3 से 1 में आया, 4 से 1 में आया, 5 से 1 में आया, 6 से 1 में आया, 7 से 1 में आया, 8 से 1 में आ रहा, ऐसे आ रहा, ठीक है। कितनी लाइनें, 1 2 3 4 5 6 7 लाइनें गिन के बनाइएगा। तो ये कहलाती है आपकी लाइमन श्रेणी। क्या कहलाती है आपकी, लाइमन श्रेणी, ठीक है। ये आपकी क्या कहलाती है बच्चों, लाइमन श्रेणी, ठीक। और यह पड़ती है पराबैंगनी क्षेत्र में। यह पड़ती कहाँ पर है, पराबैंगनी क्षेत्र में। चलिए देखिए ये पड़ती है आपकी पराबैंगनी क्षेत्र में, पराबैंगनी क्षेत्र में। चित्र को समझते रहिए, ठीक। तो देखो लाइमन श्रेणी क्या बताई गई, मैंने कहा लाइमन श्रेणी जो है वो जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी भी उच्च ऊर्जा स्तर की कक्षा से मूल ऊर्जा स्तर n बराबर 1 में वापस आता है, ठीक है, तो आपका क्या कहलाता है, वह कहलाता है आपका क्या, वह प्राप्त श्रेणी जो है, इसके संगत प्राप्त श्रेणी क्या कहलाती है आपकी, लाइमन श्रेणी के अंतर्गत आती है। और यह श्रेणी कहाँ पर उपस्थित है, पराबैंगनी क्षेत्र में उपस्थित है, ठीक है। अब देखो n बराबर 1 हो गया, तो आपको पता है फार्मूला 1 इसके संगत तरंगदैर्घ्य क्या होगी, जो पराबैंगनी क्षेत्र है इसकी तरंगदैर्घ्य क्या होगी, 1 लैम्डा इज इक्वल टू r, ब्रैकेट में मूल ऊर्जा स्तर n1 बराबर कितना होगा, 1 स्क्वायर माइनस 1/n2, तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये हो गया आपका तरंगदैर्घ्य का फार्मूला, ठीक, लाइमन श्रेणी में। तो थ्योरी में यही लिखेंगे, थ्योरी क्या लिखेंगे लाइमन श्रेणी में, लिखेंगे जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी उच्च ऊर्जा स्तर की कक्षा से मूल ऊर्जा स्तर n बराबर 1 में वापस आता है तो उसके संगत प्राप्त श्रेणी लाइमन श्रेणी के अंतर्गत आती है, ठीक है। यह श्रेणी किस क्षेत्र में पड़ती है, पराबैंगनी क्षेत्र में। इसकी तरंगदैर्घ्य का फार्मूला देखो n1 बराबर 1 रखेंगे और ये मूल ऊर्जा स्तर है, तो 1 लैम्डा इज इक्वल टू r 1/1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। कहीं कहीं पे इसका नाम भी लिख देते हैं लैम्डा एल, लाइमन श्रेणी कह देते हैं इसको, लैम्डा एल लाइमन श्रेणी। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक। जहां n2 बराबर क्या होगा, इसमें समझिए जरा, जहां n2 बराबर क्या हो जाएगा, देखिए जहां n2 बराबर क्या हो जाएगा आपका, देखो आपका 1 को छोड़ दो क्योंकि एक मूल ऊर्जा स्तर है, तो 2 3 4 5 कुछ भी एंड समान ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है, ठीक है। तो पहली हो गई आपकी लाइमन श्रेणी। सेकंड पे स्टार्ट करते हैं। अब दूसरी श्रेणी आती है बामर श्रेणी। कौन सी आती है, बामर श्रेणी, ठीक है। बामर श्रेणी के लिए मूल ऊर्जा स्तर होता है 2। बामर श्रेणी के लिए मूल ऊर्जा स्तर कौन सा होता है, 2। मतलब जब कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी भी उच्च ऊर्जा स्तर की कक्षा से, ठीक, मूल ऊर्जा स्तर
n1 बराबर 2 में वापस आए, कहाँ पर आए, n1 बराबर 2 में वापस आए, तो आपका क्या कहलाएगा, वो उससे संगत प्राप्त श्रेणी जो है वो बामर श्रेणी के अंतर्गत आएगी। जैसे यहाँ से देखो, जैसे 3 से किस में आ रहा है, 2 में, मतलब चलेगा कहीं से लेकिन पहुँचेगा 2 में ही। देखो 4 से 1 2 3 4 5 और ये 6 लाइनें, ठीक। ये हो गई आपकी कौन सी सीरीज, बामर श्रेणी, ये हो गई आपकी बामर श्रेणी, ठीक। अब देखो ये क्षेत्र, ये आता है दृश्य प्रकाश क्षेत्र में, किस में आता है, दृश्य प्रकाश क्षेत्र में, जिसमें विबग्योर होता है, दृश्य प्रकाश क्षेत्र, ये विबग्योर वाला पार्ट है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं है, हाँ 6 लाइनें, इसमें 7 है, इसमें 6 है, क्लियर है, ठीक। तो ये हो गई आपकी कौन सी, बामर श्रेणी हो गई, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। अब देखो, तो इसके लिए तरंगदैर्ध्य क्या हो जाएगी, सेकंड श्रेणी जो है वो बामर श्रेणी है, ठीक है, बामर श्रेणी, 5 श्रेणी प्राप्त है अब तक, ठीक है, बामर श्रेणी। इसके लिए मूल ऊर्जा स्तर n1 बराबर कितना है, 2, मूल ऊर्जा स्तर n1 बराबर कितना है, 2, ठीक। अब देखो 1/λ, 1/λ, और बामर श्रेणी के लिए है तो यहाँ पर r, और 1 मूल ऊर्जा स्तर की जगह पर 2 का स्क्वायर, -1 कितना, n2 का स्क्वायर, और जहाँ ये हो गया बामर श्रेणी का तरंगदैर्ध्य का फार्मूला, ठीक है, जहाँ n2 बराबर 2 को छोड़ दो क्योंकि मूल ऊर्जा स्तर है, तो 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। ये हो गई आपकी बामर श्रेणी। बातें समझ में आई कि नहीं आई, तो 2 प्रकार की श्रेणियाँ क्लियर हो गई, ठीक। लाइमन श्रेणी में जब कोई इलेक्ट्रॉन मूल किसी भी उच्च ऊर्जा स्तर की कक्षा से अपने मूल ऊर्जा स्तर n1 बराबर 1 में वापस आए तो प्राप्त श्रेणी जो है लाइमन श्रेणी के अंतर्गत आती है, या क्षेत्र जो होता है परावैद्युत क्षेत्र होता है, जिसकी तरंगदैर्ध्य ये है, ठीक। अब देखो जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी उच्च ऊर्जा स्तर से कहाँ पर आता है, मूल ऊर्जा स्तर n1 बराबर 2 में वापस आता है, तो ये प्राप्त श्रेणी, इसके संगत प्राप्त श्रेणी कैसी होती है, बामर श्रेणी के अंतर्गत होती है, या दृश्य प्रकाश क्षेत्र में पड़ता है। तीसरी देखो, ठीक है, ये ऊपर की दोनों बिगाड़ देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऊपर की ये दोनों बिगाड़ लीजिए तरंगदैर्ध्य वाली, ठीक है। चलिए हो गया स्क्रीनशॉट, आगे देखते हैं। लाइमन बामर हो गया, अब अगली श्रेणी देखो, अगली श्रेणी है लाइमन बामर। देखो ये चित्र बिगाड़ नहीं सकते, इसलिए इसी से तरंगदैर्ध्य को बिगाड़ के लिख रहे हैं, ठीक है। ये देखो अगली श्रेणी है आपके पास लाइमन बामर, फिर है आपके पास पाश्चन श्रेणी, कौन सी है, पाश्चन, ठीक। लाइमन बामर और फिर पाश्चन, 3 नंबर में है आपके पास पाश्चन श्रेणी। कौन सी श्रेणी है, पाश्चन श्रेणी, सब वैज्ञानिक के नाम है पाश्चन श्रेणी। देखो पाश्चन श्रेणी कब होती है, पाश्चन श्रेणी के लिए मूल ऊर्जा स्तर जो होता है वो होता है n1 बराबर 3, n1 बराबर कितना होता है, मूल ऊर्जा स्तर n1 बराबर क्या, 3। मतलब जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी भी उच्च ऊर्जा स्तर की कक्षा से n1 बराबर 3 में वापस आए, मूल ऊर्जा स्तर n1 बराबर 3 में वापस आए, तो इसके संगत प्राप्त श्रेणी जो है वो क्या कहलाती है आपकी, ये कहलाती है आपको पाश्चन श्रेणी। ये हो गई आपकी कौन सी, पाश्चन श्रेणी, ठीक, पाश्चन श्रेणी। ये कहलाता आपका अवरक्त क्षेत्र, अवरक्त क्षेत्र, ये क्या कहलाता है आपका, अवरक्त क्षेत्र। बातें समझ में आई, ठीक। देखिए पाश्चन श्रेणी कब होगी, जब कोई उच्च ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन अपनी मूल ऊर्जा स्तर n1 बराबर 3 में वापस आए, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगी, पाश्चन श्रेणी मिलेगी, ठीक है। यह श्रेणी जो है अवरक्त क्षेत्र में पड़ती है, किस में पड़ती है, अवरक्त क्षेत्र, जिसको अल्ट्रा वायलेट कहते हैं, ठीक है, इसको अल्ट्रासोनिक कहते हैं, इसको अल्ट्रा वायलेट कहते हैं, इसको कहते हैं विजुअल रीजन, दृश्य प्रकाश क्षेत्र, जिसमें 7 रंग होते हैं, ठीक है। अब देखो अवरक्त क्षेत्र की बात करें तो अवरक्त क्षेत्र ये हो गया पाश्चन श्रेणी, तो इसकी तरंगदैर्ध्य क्या निकालेंगे, 1/λp, ठीक है, और ब्रैकेट में r, अभी भी निकलवाया था तरंगदैर्ध्य के लिए फार्मूला, 1/n1, n1 तो 3 का स्क्वायर होगा, लेकिन n2 का स्क्वायर, क्योंकि पता नहीं, जहाँ n2 जो है वो मूल ऊर्जा स्तर को छोड़ दो, 3 को छोड़ दो, कितना 4 5 6 कुछ भी हो सकता है आगे, ठीक। ये हो गया आपका पाश्चन। समझ में आया कि नहीं है। अब पाश्चन के बाद अगली श्रेणी होती है आपकी ब्रैकेट श्रेणी। क्या होती है आपके पास, लाइमन बामर देखो लाइमन बामर और पाश्चन, फिर क्या हो जाएगा, ब्रैकेट श्रेणी, ठीक। चौथी श्रेणी होती है ब्रैकेट श्रेणी, ब्रैकेट श्रेणी। देखिए ब्रैकेट श्रेणी की बात करें तो इसका मूल ऊर्जा स्तर n1 बराबर क्या होता है, 4, ठीक है, एक एक बढ़ाते रहिए, बहुत आसान सा टॉपिक है, ठीक है। n1 बराबर कितना होता है, 4। देखिए जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी भी उच्च ऊर्जा स्तर की कक्षा में से अपनी मूल ऊर्जा स्तर n1 बराबर किस में वापस आए, 4 में, देखो 4, एक एक लाइनें कम पड़ रही है, 1 2 3 4 5 है, अब इसमें 4 ही बचेंगी, ठीक। ये कहलाती है आपकी पाश्चन नहीं, लाइमन
बामर पाश्चन ब्रैकेट श्रेणी, इसको क्या कहेंगे हम, ब्रैकेट श्रेणी। और ये भी आपका अवरक्त क्षेत्र में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है, अवरक्त क्षेत्र में। समझ में आया कि नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब इसकी जो तरंगदैर्घ्य होगी वो लैम्डा और क्या पड़ेगी आपके पास, ब्रैकेट श्रेणी, ब्रैकेट का मतलब BR लिख लो इसको, ठीक है। और यहाँ पर लिख लेंगे R, और मूल ऊर्जा स्तर भाई N1 बराबर कितना है, 4 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर, ठीक। जहाँ N2 बराबर क्या हो जाएगा आपका, N2 बराबर 4 के बाद 5, 6, 7 कुछ भी हो सकता है, N2 बराबर, ठीक है। ये हो गई। अब एक श्रेणी और बची, कौन सी, पांचवी श्रेणी, ठीक है। तो जरा इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर पांचवी श्रेणी बनाएं, ठीक है। चलिए देखिए, ये हो गया आपका। अब देखिए पांचवी श्रेणी, पहले इसकी इधर बिगाड़ देते हैं, ये। अब देखिए फुंड श्रेणी, पांचवी श्रेणी कौन सी होती है, फुंड श्रेणी, ठीक। 5th नंबर की श्रेणी है आपके पास फुंड श्रेणी। ठीक, देखिए फुंड श्रेणी क्या होती है, समझिए। देखिए फुंड श्रेणी होती है आपकी जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी भी, देखो किसी भी उच्च ऊर्जा स्तर की कक्षा से अपनी मूल ऊर्जा स्तर N2 N1 बराबर 5 में वापस आता है। 1, 2, 3 ही बचेगी, है ना, ठीक। देखो तो ये आती है आपकी फुंड श्रेणी, इसको क्या कहते हैं हम, फुंड श्रेणी। और ये तीनों श्रेणियाँ आपके अवरक्त क्षेत्र में पड़ती हैं। किस में पड़ती हैं, अवरक्त क्षेत्र में। चित्र ऐसे ही बनेगा जैसे बना रहा हूँ मैं, ठीक है। किस क्षेत्र में, अवरक्त क्षेत्र में। इसके लिए मूल ऊर्जा स्तर N1 बराबर कितना है आपके पास, 5। इसका मतलब इसका तरंगदैर्घ्य क्या हो जाएगा, लैम्डा फुंड, ये कितना हो जाएगा, R ब्रैकेट में 1/5 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर, है ना। ब्रैकेट कर लो बंद। जहाँ N2 बराबर, मूल ऊर्जा स्तर को छोड़ दो, 6, 7, 8 कुछ भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो इस तरीके से ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम श्रेणियाँ हुई, ठीक है, जिसमें आपको 5 प्रकार की श्रेणियाँ प्राप्त हुई, लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट और क्या, फुंड। जिसमें 3 श्रेणियाँ अवरक्त क्षेत्र में है, कौन कौन सी, पाश्चन, ब्रैकेट और फुंड। एक दृश्य प्रकाश क्षेत्र में, दूसरी किस में है, परावैंगनी क्षेत्र में। बातें समझ में आई। देखो लाइमन श्रेणी कब मिलती है, जब कोई इलेक्ट्रॉन N1 बराबर 1 में वापस आए। बामर कब मिलती है, जब N1 बराबर 2 में वापस आए। पाश्चन कब मिलती है, जब N1 बराबर 3 में आए। ब्रैकेट कब मिलती है, जब N1 बराबर 4 में आए। और फुंड कब मिलती है, जब N1 बराबर 5 में आए, ठीक। किसी भी उच्च ऊर्जा स्तर से, लेकिन वापस इसी में आना चाहिए, तब इसके संगत श्रेणियाँ आपको प्राप्त होंगी, जिनकी तरंगदैर्घ्य के बारे में मैंने आपको बताया, ठीक है। तो सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका चित्र बना लीजिए। देखो इसकी ऊर्जा क्या क्या हो जाएगी, देखो En बराबर हो जाएगी माइनस का RH बटे कितना, 1 स्क्वायर। इसकी क्या हो जाएगी आपकी, इसको कह लेंगे E2 बराबर, इसको 1 कह लो, माइनस का RH बटे कितना हो जाएगा, ये आपका बोलिए, RH बटे ये हो जाएगा आपका RH बटे ये हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर। ऐसे ये हो जाएगा E3 बराबर माइनस का RH बटे कितना हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर। ऐसे सब ऊपर तक ये होगा, ठीक है। एक खास बात और, ये जो मैंने अभी लिखवाया था याद कर लीजिए नोट में, ठीक है। जो En बराबर मैंने ये लिखा है माइनस का RH बटे कितना, N स्क्वायर, ठीक। अगर मैं इस सभी RH की वैल्यू रखूंगा, जितनी भी RH सबकी वैल्यू रखूंगा, तो En बराबर हो जाएगा माइनस का 13.6 बटे N स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगी, ये याद कर लीजिए, बहुत आसान हो जाएगा कैलकुलेशन। माइनस का 13.6 बटे N स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये RH को रखेंगे तो यही आएगा, ठीक है। समझ में आएगी नहीं आया। तो इस तरीके से ये लेसन यहीं पे जो है क्या होता है, समाप्त होता है, ठीक है। अब इसके न्यूमेरिकल्स को बाद में लगवा देंगे, पहले लेसन्स खत्म कर लें तो न्यूमेरिकल लगवा देंगे इसके, ठीक है। तो इसको सभी लोग नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।